जो भी तुम दवा दे रहे होगे वो उस रक्त को वो उस कलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वो एक फीवर का कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई भी इनड्वेलिंग कैथीटर। अगर आपके पास इतना बीमार मरीज है, आपने उसको आर्टीरियल लाइन भी डाली है, आपने उसको सेंट्रल लाइन भी डाली है, आपने उसको कैथीटर भी डाला है, आपने उसको राइल्स ट्यूब भी डाली है, आपने उसको ट्रैकियोस्टमी भी कर रखी है, तो हो सकता है कि आपकी प्लास्टिक की ट्यूब जो आपने डाली है, जिसको कहा जाता है इनड्वेलिंग कैथीटर। इनड्वेलिंग कैथीटर का मतलब है जैसे आप खड़ी हैं, मैं खड़ा हूं, हम लोगों के शरीर में कोई नलियां पड़ी हैं? नहीं पड़ी हैं। अब अगर हमारे शरीर में 3 प्लास्टिक की नलियां डाल दो और कहा जाए भाई इसी को पहन लगा करके जाओ ऑफिस, तो नलियों के थ्रू इन्फेक्शन होगा ना कि नहीं होगा? होगा। दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी कि जो तुमने प्लास्टिक की नली डाल दी, पेशाब की नली में सिलिकॉन की नली डाल दी, कुछ भी ऐसा डाल दिया, तो उस नली के अंदर खून जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जो तुम दवा खून में लगा रहे हो, उस दवा का वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। दवा कैसे वहां तक पहुंचेगी? नहीं पहुंच पाएगी ना, क्योंकि दवा तो वहां जाएगी जहां रक्त कोशिका है। तो अगर उंगली में फोड़ा है तो तुमने इंजेक्शन लगाया तो यहां खून से दवा पहुंची, उसने फोड़ा ठीक कर दिया। पर अगर मान लो तुमने उंगली के ऊपर बैंडेड लगाई है और बैंडेड और उंगली के बीच में इन्फेक्शन है, तो वहां तो दवा नहीं जा पाएगी ना। इस तरीके से जो भी इनड्वेलिंग कैथीटर्स हो उनको बदल दो, यानी कि मरीज की आज ट्रैकियोस्टमी बदली जाएगी, मरीज की आज पेशाब की नली बदली जाएगी, मरीज की आज सेंट्रल लाइन बदली जाएगी, मरीज की आज आर्टीरियल लाइन बदली जाएगी। देखा जाएगा कि भाई ये सब बदलने से हमारा जो बुखार आ रहा है और टीएलसी है उसका ट्रेंड क्या जा रहा है। अगर मान लीजिए इनको बदलते ही हमारा बुखार का ट्रेंड इंप्रूव होने लगता है, टीएलसी का ट्रेंड इंप्रूव होने लगता है, पेशेंट इंप्रूव होने लगता है, तो हम इस समय सोचेंगे कि भाई हमारा सारा दोष उसी किसी एक चीज का था जिसको बदलने से हमारा इन्फेक्शन कर्टेल हो गया, कंट्रोल होने लगा। तुरंत सारी चीजों का कल्चर भेजो, यानी कि जो ट्रैकियोस्टमी निकाल रहे हो उसका टिप काट करके कल्चर के लिए भेजो। पेशाब की नली निकाल रहे हो तो पेशाब की नली का टिप काट के कल्चर के लिए भेजो। सेंट्रल लाइन निकाल रहे हो तो सेंट्रल लाइन का टिप जो शरीर के अंदर 10 दिन से पड़ा है उसकी टिप निकाल के कल्चर के लिए भेजो। सब चीजें बहुत ही स्टरलाइज तरीके से होनी चाहिए। स्टरलाइज शीशी होनी चाहिए, स्टरलाइज सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए जिससे कंटेमिनेशन ना हो। तो तुमको 3 से 5 दिन में कल्चर की रिपोर्ट्स आने लगेंगी, पता लगने लगेगा कि भाई इन्फेक्शन हार्ट की सेंट्रल लाइन में था, पेशाब के कैथीटर में था, गले की ट्रैकियोस्टमी में था, या अगर कोई और बेडसोर है या कुछ है वहां पे था। इतना कर देने से हमारा काफी सारा काम निपट जाएगा। तब तक अब अगला प्रश्न आएगा कि साहब 47,000 तो हमारा टीएलसी हो चुका है, हम मेरोपेनम दे रहे हैं, टिकोप्लानिन दे रहे हैं, पॉलीमिक्सिन बी दे रहे हैं, एनिड्यूलाफंजिन दे रहे हैं, 4 मेजर दवाएं दे रहे हैं, क्या आज भी यही दें कि बदल दें? आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर बदल सकते हैं, आप बताइए। सर अभी थोड़ा वेट करेंगे। वेट करेंगे, ये वेट करेंगे कि काउंट अब 47,000 से बढ़ करके 60,000 हो जाए तो वेट करेंगी? हैं वेट करेंगी? नो सर, नहीं करेंगी। अभी तो आपने कहा करेंगी। सर हमने सारे जो सेंट्रल लाइन है कैथेटर 3 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में, चेंज किया है, तो उससे मे बी हम नोटिस करेंगे टाइम पीरियड की। कठिन सवाल है, यही चर्चा का विषय है कि क्या हम आज दवा बदल दें या 3 दिन कल्चर आने का वेट करें। अब इस पे हमें दिमाग लगाना होगा कि हमारा ट्रेंड क्या है। हमने मरीज की 3 कंसेक्यूटिव जांचें कराई और तीनों कंसेक्यूटिव जांचों में हमने देखा कि हमारा टीएलसी 18,000, 25,000, 37,000 और 47,000 हो रहा है 3-4 दिन में इन दवाओं के बाद। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि हमारा जो इन्फेक्शन है, हमारा जो बैक्टीरिया है, वो उस दवा से अगर कवर हो रहा होता तो 4 कंसेक्यूटिव डेज में इस तरीके से प्रोग्रेसिव राइज इन काउंट्स और पीसीटी नहीं होता। तो इमीडिएट इफेक्ट से इस दवा को बदलना होगा, एम्पेरिकली बदलना होगा, अपने तजुर्बे से आपको कुछ दवा चेंज करनी होगी और वेट करना होगा कल्चर्स का। क्या आप दवा इसमें सजेस्ट कर सकते हैं देना? तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को अलग अलग कर लेना चाहिए कि एक तेज ग्राम नेगेटिव की दवा लगा देनी चाहिए। फर्ज करो हमने एस्ट्रोनेम लगा दी, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की कोई दवा लगा देनी चाहिए। फर्ज करो कि हम लोगों ने टिजीसाइक्लिन लगा दी या मिनोसाइक्लिन लगा दी। एक इंजेक्टेबल फॉस्फोमाइसिन हम लगा सकते हैं क्योंकि कम इस्तेमाल होती है, रेजिस्टेंस कम आता है। तीसरी चीज, हम इनको एविबेक्टम और सेफ्टाजिडीन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है कई बार ऐसे सिक मरीजों में जहां एमडीआर इन्फेक्शंस होते हैं। और एंटी फंगल ड्रग हम दे रहे थे, फायदा नहीं हो रहा है, उसको रोक सकते हैं, क्योंकि अगर एंटी फंगल से फायदा हो रहा होता तो कुछ फायदा उसने किया होता। एम्पेरिकली हम लोग इस एंटीबायोटिक को अपने डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीम में, क्रिटिकल केयर से, सब लोगों से, नेफ्रोलॉजिस्ट से, कि किस डोज में उसको देना है। क्यों? क्योंकि यूरिया बढ़ा है,
क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग डोज टाइट्रेशन करना पड़ेगा। अर्थात वो दवा नहीं दे सकते जो नॉर्मल मरीज को देंगे, वो दवा देंगे जो इनकी किडनी की क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट के हिसाब से सही मानी जाएगी। तो इतनी चीज इनमें समझ में आएगी तो अर्जेंटली सारी लाइंस चेंज, सारा चीजों का कल्चर सेंसिटिविटी भेजना, उन दवाओं को रोकना, नई दवाओं पे इनको लेना, ओरल केयर, आई केयर, डीवीटी के लिए चेक करना, कोई पस पॉकेट तो नहीं है, कोई बेडसोर तो नहीं बन रहा है, और क्या चीज हम लोग इनको देख सकते हैं, उस पर विजिलेंटली मरीज को इंस्पेक्ट करना, ओरल, मुंह, आंख, कान, सब चीजों को ध्यान देना, और फिर अगले 24 घंटे बाद फिर टेस्ट को रिपीट करना और रिपीट करके ट्रेंड को देखना। आप लोग समझ गए? ओके।